वेलकम टू लिव ज्ञान नेट। मैं विनय आनंद आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के सीरीज़ का पार्ट 3 लेकर आया हूं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में वैसे एस्पायरेंट्स जिनका पेपर 2 में लाइब्रेरी साइंस है तो उनके लिए भी मैं लाइब्रेरी साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज़ लेकर कल से आ रहा हूं, तो उसे भी आप देखना ना भूलें। तो चलिए अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर द स्टडी ओपिनियंस एटीट्यूड्स एंड सोशल फैक्ट्स। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा मेथड्स है जो बिल्कुल सूट करता हो ओपिनियंस के लिए, एटीट्यूड्स के लिए और सोशल फैक्ट्स के लिए। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सर्वे मेथड। अब आप कहोगे ऑब्जर्वेशन मेथड, ये भी तो हो सकता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन मेथड में आप किसी का ओपिनियंस को नहीं जान सकते। ठीक, आप ओपिनियंस को तभी जान पाओगे जब आप क्या करोगे, सर्वे मेथड का यूज़ करोगे। तो सर्वे मेथड के यूज से ही हम किसी के ओपिनियंस को, किसी के एटीट्यूड को, किसी के सोशल फैक्ट्स को आसानी से जान सकते हैं। सो राइट आंसर इज बी, सर्वे मेथड्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज किस प्रिंसिपल पर काम करता है? मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, थ्योरेटिकल पैरामीटर्स, रेप्लिकेशन ऑफ रिसर्च, सर्वे ऑफ लिटरेचर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग करते क्या हैं, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, और वो कौन से वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर मैनिपुलेशन करते हैं, और उस मैनिपुलेशन के कारण क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर एक इफेक्ट आता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में हम लोग क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स है उसको मैनिपुलेट करते हैं। सो राइट आंसर ही इज ए, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंडम सैम्पलिंग इज कॉल्ड। रैंडम सैम्पलिंग को क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सैम्पलिंग एरर या रैंडम एरर। तो रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम का मतलब क्या होता है? रैंडम का मतलब होता है, जैसे आप मान लो एक बैग है, उसमें क्या है, कुछ ब्लैक बॉल्स है, कुछ रेड बॉल्स है, कुछ वाइट बॉल्स है। अब उसमें से आपने क्या किया, बिना देखे उसमें से कोई भी एक बॉल निकाल लिया। तो जब ऐसे आप बिना देखे किसी को भी जब निकाल लेते हैं तो उसको कहते हैं रैंडमली निकालना। यानी वो आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो आपने बॉल निकाला, वो क्या है, रैंडमली निकाला। ठीक, तो रैंडमली में क्या होगा, जब आप वैसे बॉल को निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा, चांस की बात आएगी, प्रोबेबिलिटी की बात आएगी कि आपने रेड बॉल निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ब्लू बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वाइट की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जब आप बिना देखे किसी को ऐसे निकाल लेते हो, बिना देखे रैंडमली निकाल लेते हो, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और इस तरह के सैंपल को क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्चर डिवाइड्स हिज पॉपुलेशन इनटू सर्टेन ग्रुप्स एंड फिक्सेस द साइज ऑफ सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप इट इज कॉल्ड। करा कि एक रिसर्चर वो पॉपुलेशन को कुछ ग्रुप्स में, कोई फिक्स ग्रुप्स में बांट देता है और उसमें से वो सैंपल निकालता है। तो इस तरह के सैम्पलिंग टेक्निक को क्या कहा जाता है? क्या उसे स्ट्रैटिफाइड सैंपल कहा जाता है, क्या उसे कोटा कहा जाता है, क्या उसे क्लस्टर कहा जाता है, या सभी कहा जाता है? तो देखिए, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होता है तो उसमें से क्या करते हैं, एक अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हैं जिसको स्टेटा कहते हैं, और उस स्टेटा में क्या होते हैं, होमोजीनियस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। उसी तरह जो कोटा सैम्पलिंग होता है उसमें भी क्या करते हैं, एक ग्रुप अलग अलग टाइप्स के फिक्स्ड ग्रुप बना लेते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्ट्रैटिफाइड और कोटा में? स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है कि उसमें से जब हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, रैंडमली कर लेते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी के आधार पर कर लेते हैं, किसी एक को भी अपने जजमेंट के आधार पर नहीं करते हैं। उसे हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी के रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। जबकि कोटा सैम्पलिंग में जो वो ग्रुप होता है उसमें से हम अपने जजमेंट के आधार पर क्या करते हैं, सैंपल को लेते हैं।
तो जब वैसा ग्रुप या वैसा स्टेटा जब वो क्या होता है फिक्स साइज होता है, और उससे हम लोग जब बिना प्रोबेबिलिटी का था, बिना रैंडमली जब निकाल लेते हैं उसको क्या कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। इसलिए जो कोटा सैम्पलिंग वो क्या है नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी है। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल, यहाँ पर ये पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन से क्या किया गया एक ग्रुप बनाया गया, और ये ग्रुप क्या है मेल अबव 50 से ज़्यादा अधिक के लोगों का ये क्या है ग्रुप है। ठीक, तो इसमें से ये क्या है एक कोटा है, यानी 50 के प्लस का ये कोटा हो गया, और इसमें से क्या किया जाएगा अपने जजमेंट के आधार पर किसी एक को सेलेक्ट किया जाएगा, जो कि 50 से अबव, तो 50 से अबव क्या हो सकता है 55 भी हो सकता है, 58 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। अब इसमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब, अपने जजमेंट के हिसाब से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कोटा सैम्पलिंग। जबकि अगर स्ट्रैटिफाइड यही होता तो स्ट्रैटिफाइड में क्या होता वो इसमें से हम रैंडमली किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इसमें रैंडमली हम किसी को सेलेक्ट करेंगे नहीं, इससे ये क्या करेंगे अपने जजमेंट के हिसाब से करेंगे। तो वैसे जो जजमेंट के हिसाब से जो सैम्पलिंग होगा वो क्या होगा कोटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट देखते हैं, और देखिए कोटा सैम्पलिंग इज डिफाइंड एज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये क्या है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, याद रखिएगा। और इसमें क्या कहते हैं रिसर्चर क्रिएट ए सैम्पल इन्वॉल्व इंडिविजुअल दैट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन से क्या कहता है रिसर्चर एक सैम्पल को कलेक्ट कर लेता है, दे डिसाइड एंड क्रिएट कोटाज, अलग अलग कोटाज में इसको डिवाइड कर लेता है, और उससे फिर बाद क्या करता है उससे वो सैम्पल और डेटा कलेक्ट करता है। नेक्स्ट है द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950 टू 1990 इज 4 टाइम्स दिस स्टडी इज कॉल्ड। करा कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम 1950 से 1990 के बीच में, और 1950 से 1990 के बीच में क्या होगा 4 टाइम्स हो गए। तो ये किस तरह का ये स्टडी है, तो मैंने आपको बताया था वैसा स्टडी जब जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, जब हम किसी एक वेरिएबल्स को लेकर उसमें लॉन्ग टाइम तक स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं। तो राइट आंसर इज सी लॉन्गिट्यूडनल। नेक्स्ट, in random sampling the probability of selecting an atom from the population is। कि जब हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं, तो उसमें किसी के सेलेक्ट होने का, ठीक सेलेक्ट होने का क्या प्रोबेबिलिटी होता है, क्या चांस होता है। तो किसी भी चीज़ का, किसी भी एंटिटी का सेलेक्ट होने का, किसी भी सैंपल में से किसी का सेलेक्ट होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या होता है हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। कभी भी 0 नहीं हो सकता और कभी 1 नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा 0 से 1 के बीच में होगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जब हम एक कॉइन को जब ऊपर उछालते हैं, उछालने के बाद जब वो आता है या तो वो उसमें हेड आता है या तो उसमें टेल आता है। अगर हेड आएगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/2, अगर टेल आएगा तो उसका क्या होगा 1/2। ठीक, कभी भी ये क्या होगा अगर 1 हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी होगा ही नहीं, नो चांसेस, और ना ही 0 होगा। तो 0 और 1 के हमेशा बीच में ही होता है। तो कभी भी रैंडम सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी जो सेलेक्ट होगा वो क्या होगा नन 0 होगा, कभी भी 0 नहीं हो सकता। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। कह इसमें से कौन है जो रिसर्च का क्वेश्चन नहीं है। तो प्रिडिक्टिंग एंड आउटकम्स को प्रिडिक्ट करना ये एक रिसर्च क्वेश्चन है। इवेल्युएटिंग ए फेनोमेना को इवेल्युएट करना ये भी क्या है रिसर्च क्वेश्चन है। डेवलपिंग गुड प्रैक्टिस को डेवलप करना ये भी रिसर्च क्वेश्चन है। हाइपोथेसिस ये रिसर्च क्वेश्चन नहीं है। आप हाइपोथेसिस बनाते हो, हाइपोथेसिस ये क्या है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई रिसर्च का क्वेश्चन नहीं है। तो सो राइट आंसर इज डी हाइपोथेसिस, जो कि एक रिसर्च क्वेश्चन का टाइप नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, वी रिव्यू द रिलेवेंट लिटरेचर टू नो। हम लोग जो लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, रिलेवेंट लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, क्यों करते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च करने में जो हमारा टॉपिक होता है, ठीक, या हम जिस पर रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं जो पहले उस टॉपिक पर उससे संबंधित जितने भी लिटरेचर उसको हम लोग सर्च करते हैं, देखते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या अब तक खोजा जा चुका है, क्या क्या उसमें वर्क हो चुका है। ठीक, तो क्या करते हैं, तो हम लोग इसलिए लिटरेचर को सर्च करते हैं। तो व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट द टॉपिक, व्हाट कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज हैव बीन अप्लाइड टू द टॉपिक, हु आर द की कंट्रीब्यूटर ऑफ द टॉपिक। तो इन सभी को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं रिलेवेंट लिटरेचर को सर्च करते हैं। सो राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी गिवन इन रिसर्च रिपोर्ट। जो कोई भी रिसर्च रिपोर्ट होता है उसमें लास्ट में क्या होता है, बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस दिया होता है। तो क्यों दिया जाता है, तो क्या दिया जाता है, मेक द रिपोर्ट ऑथेंटिक, रिपोर्ट को ऑथेंटिक बनाने के लिए, सो द वास्ट नॉलेज ऑफ रिसर्च, रिसर्चर बहुत ज़्यादा जानता है उसको दिखाने के लिए, या हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च एंड स्टडिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम अनदर एंगल। ठीक, सो राइट आंसर ए। क्यों बिब्लियोग्राफी लास्ट में पीछे क्यों दिया जाता है, ताकि अगर कोई किसी को और भी उसके बारे में जानना है, और भी कुछ रिसर्च करना है, या रिसर्च को कुछ एक नए एंगल से करना है, तो उसको जानने के लिए वो लास्ट में रिसर्च रिपोर्ट के लास्ट में बिब्लियोग्राफी दिया जाता है। तो सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द रिसर्च एंटागोनिस्ट टू एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। क्या कि इसमें से कौन सा ऐसा जो रिसर्च है वो इसमें से कौन सा जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का विरोधी है, एंटागोनिस्ट क्या। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है, तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता है वैसा रिसर्च जब कोई इवेंट हो जाता है, जब कोई घटना घट जाती है और तब जाकर उस पर रिसर्च किया जाता है, तो उसको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। जैसे मान लो एक स्टोरी ले लो, कहानी ले लो कि जब कहीं पर एक एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने पर क्या होता है, जब वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, तो पुलिस पहुँचती है तो क्या करती है, पुलिस देखती है तो उसको तो पता चलता नहीं एक्सीडेंट कैसा हुआ, और मान लो वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, तो अब पुलिस कैसे पता करेगी कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो वो क्या करेगा, वहाँ पर जाके अलग अलग एविडेंस को जुटाएगी। वो क्या करेगा, लोगों से जो विटनेस होगा उन लोगों से, आसपास के लोगों से बात करेगा। ठीक, और बात करने के बाद फिर वो क्या करेगा, अलग अलग तरह का रिपोर्ट तैयार करेगा और देखेगा कि हाँ इसमें क्या हुआ, यहाँ पर रोड खराब था, प्लस लाइट अच्छी नहीं थी, प्लस ये जो ड्राइवर था वो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था, या वो क्या तो उसको उसका मेंटल डिस्टर्ब था। तो ये सब बहुत सारे क्राइटेरिया को देखकर वो ये रिपोर्ट तैयार करेगा। तो दोस्तों आपको पता चला ना, वो क्या करे, वो पुलिस क्या करता है, वो जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला वो क्या करता है, जब घटना घट जाती है, जब इवेंट कर जाती है, तब वो रिसर्च करता है। तो ऐसे रिसर्च को कहा जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो इसमें क्वेश्चन करा है कि इसमें से कौन है जो विरोधी है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का, तो वो है कौन, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है कि डायरेक्ट वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका इफेक्ट देखा जाता है क्या है। लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो में बाद में जब इफेक्ट हो जाता है, जब घटना घट जाती है, तब किया जाता है। सो राइट आंसर इज ए, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, इसको आफ्टर द फैक्ट रिसर्च या काउजुअल कंपैरेटिव रिसर्च कहते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया, मैनिपुलेशन इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें मैनिपुलेशन नहीं किया जाता है। मैनिपुलेशन क्या आता है एक्सपेरिमेंटल वाले में। जैसे इन दिस रिसर्च द रिसर्चर आइडेंटिफाइज द इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड। इसमें रिसर्चर क्या करता है, उस चीज़ को खोजता है, उस चीज़ पर रिसर्च करता है जो घटना पहले घट चुकी है। जैसे अर्थक्वेक हिट एरिया, अर्थक्वेक आ गई है और उसके बाद उसके इफेक्ट क्या किया, उसको जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तो वैसे रिसर्च को कहा जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, एक ये कार्टून के रूप में है, जिसमें बताया ये एक लड़की है, उसकी मम्मी और उसके पापा। उसकी मम्मी हमेशा कहती थी कि 4 साल हो गए तुम्हारे फादर को, तो वो तुम्हारे फादर क्या करे, ग्रो कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो उसकी बेटी एक स्केल आकर उसको मेज़र करने लगी। यानी क्या हुआ, जब वो घट चुका था, उसके पापा ग्रो कर चुके, यानी थोड़े बड़े हो, मतलब फैल गए थे, यानी थोड़े मोटे हो गए थे। तो वो उसकी बेटी उसको अपने फादर को मेज़र कर रही है। यानी ये क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर से सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। अब मैं इसी तरह के ये सीरीज़ चलाता रहूँगा। साथ में मैं लाइब्रेरी साइंस का भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ कल से, तो उसको भी देखना आप ना भूलें। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच।